हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है ये स्पेशली स्टूडेंट्स एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने जैसे सब टॉपिक्स लिखे हैं वो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम इसके साथ बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर दे रखा है और आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये एक प्रोस्टेट है। ओके, ये पिक्चर मैंने इसलिए दिया बिकॉज जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं एटलीस्ट हमें थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए। हम कुछ भी इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं या पिक्चर या वीडियो या रोल प्ले कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज ये एक फोटो के साथ आई हूँ। तो इस फोटो को आप देख के पहचान सकते हैं कि ये अपना एक ब्लैडर है और उसके सराउंडिंग में हम प्रोस्टेट देख सकते हैं। अब प्रोस्टेट में आप क्या देख रहे हैं? देयर इज अ मास, राइट। एक मास है और वो क्या कर रहा है? जो प्रोस्टेट है वो हमारे जो यूरेथ्रा को है वो पूरा कंप्रेस कर दे रहा है। और हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे या तो बीपीएच है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये आपका प्रोस्टेट कैंसर है। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं दैट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोस्टेट कैंसर। सो वी विल मूव फ्रॉम फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, presentation on prostate cancer and coming to the introduction. ओके, सो इंट्रोडक्शन में हम मेनली ये बात करेंगे कि हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स में मेनली तीन तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। एक है अपना बीपीएच, राइट। बीपीएच, व्हाट इज बीपीएच? दैट इज योर बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया। सेकंड इज योर प्रोस्टेटाइटिस, दैट इज योर इन्फेक्शन ऑफ योर प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज योर प्रोस्टेट कैंसर, राइट। देयर विल बी कैंसर इन योर प्रोस्टेट ग्लैंड. That means there will be uncontrolled overgrowth of your cells in your prostate. एंड बीपीएच क्या है? बीपीएच जो एक हार्मलेस आपका हाइपरप्लेशिया प्रोलिफरेशन होता है। हाइपरप्लेशिया मतलब प्रोलिफरेशन, राइट। एंड बेनाइन मतलब ये कोई मैलिग्नेंसी नहीं है। आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। देयर विल नॉट बी एनी मैलिग्नेंसी एंड बेनाइन prostate means, right, we will have a prostate. So there will be harmless proliferation or enlargement mass in your prostate. Okay, then mainly today we will discuss about the prostate cancer. So here you will see that mainly after 40 only the men they are affected. जब एक मेल 40 इयर्स के हो जाते हैं उसके बाद ही हम एक प्रोस्टेट कैंसर उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एटलीस्ट अगर हम बोलते हैं अगर कोई पर्सन आपके प्रोस्टेट कैंसर के साथ डायग्नोज हुए हैं तो 98% चांस है उनके 5 इयर्स सर्वाइवल का। मतलब इसका जो प्रोग्नोसिस है काफी अच्छा है, राइट। इनका प्रोग्नोसिस अच्छा है। और मेनली हम किस में पाते हैं? जो पेशेंट्स होते हैं आपके अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट, उनमें हम लोग ये ज्यादा पाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशन. Definition says prostate cancer is a form of cancer that begins in the gland cells of the prostate, which is found only in males. Why it is found in males? Because prostate gland is only present in males. हमारे जो prostate gland है वो हमारे males में भी present रहते हैं, females में तो होते नहीं है। इसलिए जो भी uncontrolled overgrowth cells हो रखे हैं हमारे prostate cells में, उसको हम prostate cancer बोलते हैं। नाउ मूविंग टू दिस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, बहुत ही जिस्ट में हम देखेंगे, ठीक है। मेनली ये अबाउट अ टोटल ओवरव्यू ऑफ योर प्रोस्टेट कैंसर, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैडर है, राइट। ब्लैडर है, उसके सराउंडिंग में क्या है? प्रोस्टेट, ठीक है। यहाँ पे सेमिनल वेसिकल एक हो गया, या आपका एजिकुलेटरी डक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये एक क्या है? ये एक वाई शेप है, राइट। इस पे क्या होता है? यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कैसे जब भी इजैकुलेशन होता है, राइट, जब भी इजैकुलेशन होता है तब हम समझ सकते हैं कि क्यों यूरिन पास नहीं होता, कि कैसे ये जो चीज है इस चीज को स्टॉप कर देता है। यहाँ से ब्लैडर से यूरिन आएगा और यहाँ से क्या आएगा? आपका इजैकुलेशन, जो सेमिनल फ्लूइड है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। तो यही हम चीज समझ सकते इस पिक्चर से ना। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। फिजियोलॉजी एक बार देखेंगे।
यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग टू प्रोड्यूस सेमिन। अब हेल्पिंग टू प्रोड्यूस सेमिन का मतलब क्या है? हमारी जो प्रोस्टेट ग्लैंड में वो लोग जो है कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से फ्लूइड जो जाएगा वो क्या करेगा, आपकी जो टोटल सेमिन वॉल्यूम में वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, कुछ फैक्टर्स डालेंगे, जैसे आपके हो गए एंजाइम्स, जिंक हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, जिंक, साइट्रिक एसिड, ये सब जो है ये कुछ कंपोनेंट्स है जो हमारे सेमिनल वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो ये हेल्प करता है प्रोड्यूस करने में। अब हम बात करें तो अगर ये हेल्प करता है तो फिर इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा होता है फ्लूइडिटी में। फ्लूइडिटी मतलब क्या है? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि जब रिप्रोडक्शन का जो भी उनकी मीटिंग होगी, जब हमारी ये स्पर्म को फ्लो करके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना होगा, एग तक पहुंचना होगा, तब इसके वजह से बिकॉज ऑफ द फ्लूइडिटी, बिकॉज इसकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है ताकि वो एग तक ये आराम से पहुंच पाए। अगर विस्कस हो जाएगा, बहुत ही टाइट हो जाएगा, तो स्पर्म इतने दूर तक नहीं जा पाएगा। तो मेनली यही आपका हेल्प करता है। Then coming to the second point, closing the urethra during ejaculation. As I have already shown you in the last slide, what you have seen कि already एक common line है, तो वो क्या करता है, वो जो seminal fluid वो इतने तेजी से आता है, इतने तेजी से आता है कि जो यूरिन का जो रास्ता है वो ब्लॉक करता है। वो यूरिन आ ही नहीं पाता क्योंकि यूरिन आपका धीरे धीरे आ रहा है और वो इतने स्पीड से आ रहा है कि वो आपको स्टॉप कर देता है, ठीक है। वो यूरिन फिर जाता ही नहीं है। So that is your closing the urethra during ejaculation. और फिर लास्ट में हम क्या देखते हैं, हार्मोन मेटाबॉलिज्म। तो मेनली क्या हार्मोन प्रोड्यूस होता है, टेस्टोस्टेरोन। वो क्या हेल्प करता है, जो टेस्टोस्टेरोन है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में बिल्ड करने में हेल्प करता है, राइट। तो जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म में है वो टेस्टोस्टेरोन आपका डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज योर 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट होता है मेच्योर फॉर्म में, दैट इज योर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट इज योर 5 अल्फा रिडक्टेज। तो ये आपका एक बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गया। Then coming to the risk factors. What are the risk factors? Age, race, family history, genetics, diet, alcohol and smoking and miscellaneous. So one by one we will see. Okay. So coming to the age, which I have already told you in the introduction. What do I understand by age? The person who is above 40. The risk increases. The person who is above 40 and up to 80 the risk will be high. और हम मेनली जो इंसिडेंस है ज्यादा कहाँ देखते हैं, 65 to 69। ये मेन एक पीरियड है जहाँ पे आप पीक देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो 65 और 69 के बीच में है। अब 80 के बाद क्या होता है, वो चीजें कम हो जाती है, जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाती है। और 40 के नीचे आप बहुत ही रेयरली देखोगे कि किसी को ये प्रोस्टेट कैंसर हो रखा है, ठीक है। तो मेनली वी कैन से बिटवीन 40 to 80 वी कैन से दैट पीपल आर इन द रिस्क। देन कमिंग टू द रेस, ये भी मैंने आपको बताया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल है, ठीक है, जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल है वो आपके मोस्ट अफेक्टेड रहते हैं एज कंपेयर टू योर अमेरिकन पीपल, या वी कैन से द कॉकेशियन और द वाइट पीपल। कॉकेशियन मतलब CAUSSIAN, कॉकेशियन मीन्स द वाइट पीपल। जो अमेरिका के व्हाइट पीपल होते हैं दे आर नॉट दैट मच अफेक्टेड, बट येस दे आर अफेक्टेड। वो अफेक्ट होते हैं पर इतने अफेक्ट नहीं होते। तो जो अफ्रीकन पीपल है अगर हम बोले तो एटलीस्ट 51.2 पर 1 लाख पीपल अमंग यूएस, जो व्हाइट पीपल है 51.2% अफेक्ट होता है अमंग 1 लाख, और 271.3 पर अफ्रीकन पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन पीपल वो अफेक्ट होते हैं अमंग 1 लाख पीपल। ओके, देन कमिंग टू फैमिली हिस्ट्री। तो इस पे हम क्या समझते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर सेकेंड डिग्री में किसी भी मेंबर को ये प्रोस्टेट कैंसर हो रखा है तो आपको लोअर रिस्क होगा,
ठीक है, आपको लोअर रिस्क होगा। और हम बोल सकते हैं अगर उनको हो भी रखा है तो अगर 65 के बाद है, उनको 65 जो पेशेंट है रिलेटिव है 65 के बाद उनको प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो वो हम इस जो नेक्स्ट जनरेशन में वो हो सकता है। ओके, देन आप देख सकते हैं कि जो आपके फैमिली मेंबर्स में हैं जो यंगर होते हैं 55, अगर पेशेंट का 70 इयर्स ऐसे हो रखा है तो यंगर अगर यंग एज में अगर आप 55 इयर्स के भी हैं तो आपको ये मतलब फैमिली की वजह से ये आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। देन कमिंग टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में मेनली हम देखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाऊंगी कि कितने जीन्स रहते हैं जिसके म्यूटेशन की वजह से वो काफी इफेक्ट करते हैं। क्योंकि क्या होता है, या तो वो आपका जो सेल जो अनवांटेड सेल्स हैं उसको किल नहीं कर पाते हैं, किल मतलब उसको हार्म नहीं कर पाते, किल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, या उसको स्टॉप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, अगर आपके जीन्स प्रॉपर है या तो वो उसको किल कर देंगे, किल कर देते हैं, उसकी जो ग्रोथ को है कंट्रोल कर देते हैं। पर क्योंकि जीन म्यूटेशन हो रखा है, और जीन म्यूटेशन हमें पता है आपके मेनली कितने टाइप्स के होते हैं, मेनली आपके 4 टाइप्स के होते हैं। जीन म्यूटेशन में आपके हो गए डिलीशन हो गए, डुप्लीकेशन हो गया, इन्वर्शन हो गया एंड ट्रांसलोकेशन हो गया। ये मेनली आपके 4 तरह के क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्शन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, ये आपके मेनली जेनेटिक्स में होंगे, कोई भी म्यूटेशन होगी जीन्स के उसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। देन कमिंग टू द डाइट, देन वी विल टॉक अबाउट द डाइट। अगर कोई भी जो मेन है वो आपके फैटी एसिड्स लेते हैं या विटामिन ए, डी, ई, सेलेनियम, फाइटो एस्ट्रोजेंस ऐसे कुछ भी चीजें लेते हैं तो उस इंसान को आपका ये प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। एक्सपोजर टू एनी फैटी एसिड्स कैन इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, आपके जो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस है, क्योंकि आपके मेल फीमेल दोनों में एस्ट्रोजन प्रोस्टाग्लैंडिन्स रहते हैं, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन भी रहते हैं, बट क्या होता है आपके फीमेल में एस्ट्रोजन ज्यादा मिलता है एंड आपके मेल्स में एंड्रोजेंस ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। देन ये जो है फाइटो एस्ट्रोजन जो मैंने एक मेंशन किया, इसका मतलब क्या है, कुछ भी जो भी कोई भी फूड है जो एस्ट्रोजन रिलीज करने में ज्यादा हेल्प करता है तो उसको हम फाइटो एस्ट्रोजन बोलते हैं, जो जो एस्ट्रोजन की तरह एक्ट करता है। ओके, अगर डाइटरी इनटेक में ऐसे विटामिन ए, डी ऐसे करके चीजें हैं तो आपके ये चांसेस बढ़ सकते हैं। कमिंग टू एल्कोहल एंड स्मोकिंग, एल्कोहल एंड स्मोकिंग लिखे हुए हैं, ये आपके इंड्यूस नहीं करते प्रोस्टेट कैंसर, बट ये मेलिग्नेंसी में हेल्प करते हैं, स्पेशली आपके एल्कोहल। ऐसा कोई भी आपका रिपोर्ट नहीं है जहाँ पे कंफर्म करता है एल्कोहल लीड्स टू योर प्रोस्टेट कैंसर, बट येस इट कैन लीड टू योर मेलिग्नेंसी। Coming to smoking, yes, smoking leads to your prostate cancer. It is very much it leads to your prostate cancer. Then coming to miscellaneous, when I talk about the miscellaneous, जैसे आपके वेसेक्टोमी हो गए, अगर इंसान का जो है उनका वेसेक्टोमी हुआ है या फिर उनकी कोई भी इन्फेक्शन है, राइट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक्सपोजर है, या उनकी जो फ्रीक्वेंसी है सेक्सुअल एक्टिविटी के ज्यादा है, तो वी कैन से द पर्सन कैन हैव योर दिस प्रोस्टेट कैंसर। और कोई भी ऑक्यूपेशन केमिकल एक्सपोजर हो गया या उनके ओबेसिटी है, तो ये सारे जो है कुछ एक्स्ट्रा रिस्क फैक्टर्स है जो कि आपके ये प्रोस्टेट कैंसर को लीड कर सकता है। यहाँ पे आप जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कई तरह के जीन्स है, राइट, ये ARCYP, ओके, ये आपकी हेडिंग है प्रपोज्ड फंक्शन ये, और यहाँ से देखिए जीन ARCYP17 SRD, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। ये दो इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है, पर इसका मेन जो चीज हमें देखना वो है फंक्शन, क्या क्या फंक्शन करता है, बाइंडिंग ऑफ एंड्रोजेंस एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूक्लियस फॉर DNA बाइंडिंग, ट्रांस एक्टिवेशन ऑफ जीन विथ एंड्रोजन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स,
testicular synthesis of androgen catalyzes the irreversible conversion of testosterone to DHT. अगर DHT मेच्योर से इमेच्योर हो जाता है तो आपको फिर से ये प्रॉब्लम दिखाएगा, राइट? तो यही जो कैटालाइसिस है वो इरिवर्स ना होने के लिए, जस्ट इमेजिन आपकी ग्रोथ हो रही है पर आपकी दिमागी ग्रोथ नहीं हो रही है, सो सेम लाइक दैट, राइट? तो DHT आपका अगर फिर से ट्रांसफर हो जाए टेस्टोस्टेरोन में तो क्या होगा, आपकी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में अफेक्ट करेगा. Inhibits P13A-KT cell surviving signal, regulates cell growth, carcinogen detoxification, cell cycle control. तो ये आप देख सकते हैं कि अगर ऑल्टरेशन होता है जो ये पर्टिकुलर फंक्शंस है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, राइट? ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो डिसरप्ट हो जाते हैं. अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ऑफ दी वेरियस इटोलॉजिकल फैक्टर्स. आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है? बिकॉज नर्सिंग में हमें बहुत ही सिंपल एक पैथोफिजियोलॉजी चाहिए ताकि हम कॉन्सेप्ट को समझ पाए और एग्जाम में लिख पाए. तो वो क्या है बेसिक आपकी, बिकॉज ऑफ वेरियस इटोलॉजिकल फैक्टर्स देयर विल बी प्रोलिफरेशन एंड ओवरग्रोथ ऑफ सेल्स, uncontrolled overgrowth of cells, which will what will happen because हमारे जो हमारे जो ये जैसे मान लीजिए दिस इज योर व्हाट इज दिस है, ये आपका ब्लैडर एंड यूरिथ्रा हो गया, राइट? और यहाँ पे आपका हो गया प्रोस्टेट. बिकॉज यहाँ पे अभी कितने ओवर ग्रोथ मास हो रहे हैं, इतना ग्रोथ हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे आपका जो यूरिथ्रा है वो कंप्रेस हो जा रहा है. अब मान लीजिए क्योंकि पूरा सराउंडिंग में है, वो एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है. अब ये कंप्रेस हो गया तो मेन जो आपका यहाँ से जो टॉक्सिक एलिमेंट निकलता है दैट इज योर यूरिन. जो यूरिन का टॉक्सिक एलिमेंट जो यहाँ से निकलना चाहिए वो तो निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, राइट? यहाँ पे आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, यूरिन यहाँ से निकल के इसको जाना है, पर क्योंकि ये कंप्रेस कर रखा है या तो यूरिन बहुत धीरे 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 जाएगा, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल जाएगा ही नहीं. तो यही बात है कि वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है जिसकी वजह से आपके वेरियस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं. ये बेसिक आपका पैथोफिजियोलॉजी हो गया, ठीक है. नाउ मूविंग टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. Oh, sorry. Here you can see I have given a picture. Because of normal prostate epithelium, there will be proliferation, right? Prostatic carcinoma हो गया और फिर advanced prostate cancer. वो क्या हो गया, वो जो cells है अब जो overgrowth है वो control नहीं कर पा रहे, वो बाहर आके अभी वो आपके ऊपर चल रहा है, ठीक है. या तो फिर वो ब्लैडर कैंसर करेगा या फिर एडिनोकार्सिनोमा मतलब किडनी में फिर वो आएगा, एडिनोमोकार्सिमा करेगा. तो ये सब आपका एक बेसिक पैथोफिजियोलॉजी आपका हो गया. ओके, नाउ मूविंग टू द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. In clinical manifestations, if it is saying if the cancer is large enough to encroach मतलब कंजेशन मतलब दबा दे रहे ना ब्लैडर नेक. जैसे हम जानते हैं प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट कहाँ पे है, वो एकदम गले पे है आपके ब्लैडर का, वो उसको क्या करेगा एकदम उसको एकदम दबा देगा, राइट? तो उसके लिए जो साइन एंड सिम्टम्स होंगे वो बेसिकली यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन से होंगे, राइट? तो जैसे हो गया डिफिकल्टी इन फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, then frequency, urinary detention, decreased size and force of urinary stream, blood in the urine or semen, painful ejaculation मतलब काफी पेनफुल रहेगा उनकी इजैकुलेशन के लिए, हिमाचूरिया रहेगा. हिमाचूरिया का मतलब क्या है, मतलब आपके ब्लड यूरिन के साथ ब्लड भी आएगा. तो ये कैंसर की वजह से वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. और ये जो डिफिकल्टी यूरिनरी रिटेंशन हम समझ गए क्यों, क्योंकि वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है ना, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो जा नहीं पा रहा. और सेक्सुअल डिस्फंक्शन करेगा, उसको इतना पेन हो रखा है, ब्लीडिंग हो रखा है. डू यू रियली थिंक ही विल बी एबल टू डू दिस इंटरकोर्स? नो. सो सेक्सुअल डिस्फंक्शन विल बी देयर एंड प्लस because it is affecting the prostate gland which helps in secondary sex characteristics, so there will be sexual dysfunction. Okay, now moving to the next slide.
प्रोस्टेट कैंसर कैन स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स एंड बोन। ठीक है, वो हमारे लिम्फ नोड्स एंड बोन में जा सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में हम देखोगे लिम्फ नोड्स में जाते भी हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक दो सर्जरी करते हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं बैक एक हो गया, हिप पेन हो गया, पेरिनियल एंड रेक्टल डिस्कम्फर्ट हो गया, एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन रहेगा, वेट लॉस रहेगा, वीकनेस रहेगा, नोजिया रहेगा, ओलिग्यूरिया रहेगा। एनोरिया एंड ओलिग्यूरिया में क्या डिफरेंस है? एनोरिया मतलब absence of urine, or we can say less than 100 ml of urine, that is your anuria. Oliguria between 100 to 400, right? That is your ओलिग्यूरिया। देन स्पॉन्टेनियस पैथोलॉजिक फ्रैक्चर, क्योंकि आपके जो मेटास्टेसिस हुए हैं आपके बोन में, तो वो क्या कर रहा है? वो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर करता है। क्यों? क्योंकि आपके जो बोन है वो इतना सॉफ्ट हो जाता है, इतना फ्रेजाइल हो जाता है कि फिर वो फ्रैक्चर, अगर आप थोड़ा भी टच करो तो वो फ्रैक्चर लीड करता है। ठीक है, अब हम एक बार डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखेंगे। क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मेनली हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड री फिजिकल हिस्ट्री देखेंगे कि उनके किसी फैमिली मेंबर को हुआ है कि नहीं, उनकी क्या हिस्ट्री है, कोई सर्जरी वैसेक्टोमी वगैरह हुआ है कि नहीं। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, उनका बीएमआई देखेंगे, उनकी ओबिसिटी है या उनकी जो वेट लॉस हुआ है कि नहीं। जो वेरियस हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हेड टू टू, वो सब हम करेंगे, एंड स्पेशली पेरिनियल रीजन का तो करेंगे। देन ड्री, या तो इसको हम डिजिटल रेक्टल एग्जाम बोलते हैं या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन भी आप बोल सकते हैं। ये जो डिजीज कंडीशन है ना, ये जो डायग्नोसिस है मेनली ये प्रोस्टेट का, ये सब बहुत ही कॉमन चीज है। आप प्रोस्टेट कैंसर ले लो, या फिर आपका प्रोस्टाइटिस ले लो, या बीपीएच ले लो, ये सब बहुत सारे कॉमन कॉमन चीजें हैं जो आप देखोगे तीन इन तीन डिजीज में। तो आप देख सकते हो ग्लव्ड है, जो ग्लव्स पहन रखे हैं और फिर एक फिंगर उन्होंने यूज किया, और उनका जो दूसरा हाथ रहेगा वो एब्डोमेन के ऊपर रहेगा, ताकि वो पैल्पेट करके बता पाए। राइट, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मास हो रखा है, सो ही इज ट्राइंग टू पैल्पेट, ही और शी इज ट्राइंग टू पैल्पेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया ड्री। फिर कमिंग टू लेबोरेटरी इवैल्यूएशन, प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज आल्सो हैज बीन, ये जो है ये आपका एक तरह का ये आपका एक तरह का इंजाइम है जो कि प्रोड्यूस रहता है। ठीक है, अगर इस पर्सन को, ये जो पर्सन को अगर प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि ये जो है एसिड फॉस्फेटेज, इसका मेन सोर्स आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो अगर ये अफेक्टेड है तो ये भी आपके ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। सो वी कैन इंटरप्रेट कि उस पर्सन को आपका प्रोस्टेट कैंसर हो रखा है। या फिर दूसरा जो हमने बोला था वो है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो भी आपका एक स्पेसिफिक तरह का एंजाइम है। तो वो क्या होता है, अगर वो भी आपका बहुत ह्यूज अमाउंट में रहता है, वी कैन से द पर्सन कैन हैव योर प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, एंड बाकी आप देख सकते हैं एसिड फॉस्फेटेज के अदर सोर्सेज, बोन, लीवर, स्प्लीन, किडनी, आरबीसीज, बोन मैरो, रेयर सोर्स कार्सिनोमा, ब्रेस्ट। Then the next in the laboratory test we can see कंप्लीट ब्लड काउंट, इस पे क्या होगा, प्लेटलेट गिर जाएगा, हीमोग्लोबिन गिर जाएगा, या डब्ल्यूबीसी आपका बहुत गिरा या बहुत ही उठा हुआ रहेगा, मेनली उठा हुआ रहेगा, ज्यादा रहेगा, है ना, मोर देन 12,000 माइक्रोलीटर। रीनल फंक्शन अफेक्ट होगा क्योंकि वो कनेक्टेड है आपकी रीनल एरिया से। तो आप देखेंगे रीनल फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, वो हम रीनल फंक्शन देखेंगे, आपके पोटेशियम बढ़ा रहेगा या फिर सोडियम बढ़ा रहेगा, ये सब देखेंगे। एपीटीटी, पीटी, ये मेनली क्यों जरूरत है, ब्लीडिंग टाइम देखने के लिए, क्योंकि पर्सन को मोस्ट प्रोबेबली उसको तो जाना ही पड़ेगा सर्जरी में, क्योंकि एट टाइम्स वो टाइम लगता है समझने के लिए कि पर्सन को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है कि नहीं। तो जब तक हम समझते कभी कभी वो लेट हो जाता है, तो कोई भी सर्जरी हो गया उसके लिए हमें एपीटीटी, पीटी देखना होता है, राइट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे है रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन। मतलब क्या है, यहाँ पे हम रेडिएशन के थ्रू जो इवैल्यूएशन करते हैं वो हम मेनली देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो न्यूक्लियर बोन स्कैन। मेनली ये जो स्कैन है ये आपकी बोन की मेलिग्नेंसी देखने के लिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि यहाँ पे बोन या लिम्फ नोड आपका अफेक्ट हो सकता है, राइट। तो बोन में कितना मेलिग्नेंसी हुआ है वो देखने के लिए ये हम स्कैन करते हैं।
फिर आपकी सीटी हो गया मैग्नेटिक, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम देखेंगे कि कितना उनका कितना अफेक्टेड हो रखा है एरिया। देन प्रोस्टास्कैन स्कैन, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज यूज करते हैं, एक एंटीबॉडी यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कैप्रोमैप पेंडिटाइड। ठीक है, ये जो है कैप्रोमैप पेंडिटाइड हम वो यूज करते हैं, या फिर इंडियम 111 कैप्रोमैप पेंडिटाइड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो क्या करता है, ये एक है रेडियो लेबल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये जो एजेंट है वो क्या करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा कि आपकी जो मेलिग्नेंसी वो कितना हो रखी है, या तो प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट सेल्स में ही बस है, या फिर उसके जो एक्स्ट्रा एरिया है, एक्स्ट्रा प्रोस्टेटिक एरिया, उधर भी मेलिग्नेंसी हो गई है। तो बेसिकली इसका काम यही है कि उस एजेंट के थ्रू, जैसे हम फ्लोरेसेंस वो सब यूज करते हैं, यहाँ पे हम इंडियम यूज करें, ताकि स्कैन में हमें पता चले कि वो कहाँ तक फैला हुआ है। Then transrectal ultrasound, with the help of ultrasound we will figure it out that how much affected the prostate cancer, how much affected the prostate cells are. Okay, now we will see it one by one. बस मैंने आपको एक पिक्चर लिया है ये सारे रेडियोग्राफिक इवैल्यूएशन का, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियो न्यूक्लियर बोन स्कैन, सीटी स्कैन और प्रोस्टेट। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेक्टम है, यहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर है, यहाँ पे आपका ब्लैडर है। ठीक है, यहाँ पे इनको प्रोस्टेट कैंसर विजिबल हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बोन का वो दिखा रहा है। सो सी यहाँ पे आपके डॉक्टर्स वो अच्छे से वो बता पाएंगे कि कैसे कितना वो मेलिग्नेंसी है। देन यहाँ पे प्रोस्टास्कैन स्कैन, सीटी फ्यूजन, प्रोस्टास्कैन ये यूज हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड टू सेमिनल वेसिकल। यहाँ पे आप एमआरआई देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड में आप देख सकते हैं कि कितना अफेक्टेड है कितना नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डायग्नोसिस, प्रोस्टेट बायोप्सी। राइट, हम उनकी प्रोस्टेट बायोप्सी लेंगे ताकि हम देख पाए कि कितनी मेलिग्नेंसी या उस पे कैंसर है भी, या वी आर जस्ट इंटरप्रेटिंग। ठीक है, क्योंकि बीपीएच इन सब की वजह से भी आपका वो पीएसए ये सब बढ़ सकता है। हिस्टोपैथोलॉजी, जो हमारे टिश्यू टाइप है या कितनी मेलिग्नेंसी है ये सब देखने के लिए, आपके टिश्यू टाइप ये सब देखने के लिए हम ये मेनली हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। या जो हमारे फिर टिश्यू ग्रेड, ट्यूमर ग्रेड हो गए, या कोई भी और सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स, ये सब देखने के लिए हम मेनली हिस्टोपैथोफिजियोलॉजी करते हैं। अभी हम जाएंगे मैनेजमेंट में। कमिंग टू मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में क्या है, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पेशेंट को केमोथेरेपी देते हैं, या फिर रेडिएशन देते हैं, या उनकी सर्जरी करते हैं, और बाकी हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट तो रहेगी। ठीक है ना, तो अभी हम एक एक करके हम देखेंगे। कमिंग टू दी मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में केमोथेरेपी बेसिकली क्या है, ट्रीटिंग द पर्सन विद द हेल्प ऑफ अ ड्रग। राइट, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कैंसर में जो भी ट्रीटमेंट देते हैं उसको केमोथेरेपी ही बोलते हैं, पर अगर आप देखेंगे लॉजिकली तो कोई भी ट्रीटमेंट हो ड्रग्स के थ्रू उसको हम केमोथेरेपी बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ केमिकल वी आर गिविंग द थेरेपी। यहाँ पे क्या है, डोसीटैक्सिल। ठीक है, यहाँ पे मैंने डोज रूट दे रखा है, पर ये काफी वेरी भी कर सकता है, क्योंकि हमारे कैंसर पेशेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, उस प्रोटोकॉल के थ्रू हमें वो डोज इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो डोसीटैक्सिल का फंक्शन क्लास क्या है, एंटीन्यूप्लास्टिक मिसलिनियस केमिकल क्लास इज टैक्सिल। वो क्या करता है, हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल है, जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर माइक्रोट्यूब्यूल है, जो नेटवर्क फॉर्म होता है या आपके सेल बनाने में हेल्पफुल रहता है, उसको इनहिबिट करता है, ताकि जो हमारे कैंसर सेल्स है वो खुद को मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, खुद को बना नहीं पाए, वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, सीजर, न्यूट्रोपीनिया। न्यूट्रोपीनिया क्या हो गया, जहाँ पे आपके WBC सारी जो काउंट्स है, WBC प्लेटलेट, RBC प्लेटलेट, ये सभी गिर जाते हैं। हिपेटॉक्सिसिटी, क्योंकि अगर जो कैंसर सेल है
सॉरी जो केमोथेरेपी है, अगर वो आपके लीवर से वो प्रॉपरली अगर वो साफ ना हो तो वो हेपेटॉक्सिसिटी इंड्यूस कर सकते हैं। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, माइलो सप्रेशन, आपके जो मैरो है वो सप्रेस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है। फिर एस्ट्राम्यूस्टिन एंटी न्यूप्लास्टिक ओरल एजेंट्स रहते हैं, वो आपकी डीवीटी कर सकते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोजेंट्रॉन, एंटीन्यूप्लास्टिक, एंटी इन्फेक्टिव, इम्यूनोमॉड्यूलेटर एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप देख सकते हैं। ये भी क्या करते हैं, डीएनए रिएक्टिव एजेंट्स है, ये आपके जो कैंसर सेल्स को है वो किल कर देते हैं, स्पेशली माइटोजेंट्रॉन। फिर इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कार्डियक हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हो सकता है। फिर आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन डिक्रीज करता है और इम्यूनो सप्रेस करता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब भी हम ये सब थेरेपी देते हैं, केमोथेरेपी, हम उनको बोलते हैं कि आपको इन्फेक्शन से बच के रहना है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन का। थोड़ा सा इन्फेक्शन ही उनको काफी हार्म कर सकता है। तो इसके साइड इफेक्ट्स थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एम्बोलिज्म, पेनक्रिएटाइटिस। रेडिएशन थेरेपी में ये बहुत तरह के रेडिएशंस रहते हैं, जैसे कन्वेंशनल एक्सटर्नल बीम थेरेपी, 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मल रेडिएशन थेरेपी, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटर रेडिएशन थेरेपी, टोमोथेरेपी, प्रोटॉन बीम थेरेपी, इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी। तो इसके लिए मैं एक बाद में आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक इनका एक ये लोग एरिया बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जैसे ये एरिया बना दिए, तो वो स्पेसिफिकली वो उधर ही वो लोग आपका रेडिएशन देंगे, ठीक है। प्रोटोन ये सब क्या है, प्रोटोन के थ्रू जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटोन के थ्रू वो रेडिएशन फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए मैं आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। देन कमिंग टू सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या हो गया, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और यह ट्रांस रिसेक्शन तो वो क्या करता है, आपके रिसेक्ट करता है, ठीक है। इस पे हम समझ सकते हैं कि वो रिसेक्शन से कि वो कट कर देता है, ठीक है, ताकि जो प्रेशर जो बिल्डअप होता है हमारी ब्लैडर के साइड में उसको कम हो जाए। रिसेक्ट करने से क्या होगा, वो फिर से ग्रोथ होने का चांसेस रहता है। तो मेनली व्हाट वी गो फॉर इधर रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। डिफरेंस है पेरिनियल रेट्रोप्यूबिक, यहाँ पे सिंपल वे में हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पेरिनियल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए, ओके ठीक है, ये आपका पर्सन हो गया, ये उनके थाइज है, ठीक है, दिस इज देयर थाई, उनकी ये एनल रीजन हो गए। तो यहाँ पे उनका इंसिशन रहेगा, जो पेरिनियल की बात की है। रेट्रोप्यूबिक में क्या कहा है, जैसे ये उनका पेट हो गया, ठीक है, ये इनका अम्बेलिकल हो गया और इनका प्यूबिक एरिया हो गया। तो ये यहाँ पे एम्बेलिकल से जो प्यूबिक एरिया के बीच में है वो है आपका रेडिकल रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। पेरिनियल क्या हो गया, जो एनल रीजन के ऊपर जो हो गया, ठीक है। कमिंग टू सैल्वेज रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, इस पे हम ये समझ सकते हैं कि जो है आपकी प्रोस्टेक्टोमी है, जो है वहां पे प्रोस्टेक्टोमी होगा, ठीक है। प्रोस्टेक्टोमी के बाद क्या होता है, ये जो हम मेनली कब यूज करते हैं, उनको हम लोगों ने ब्रैकीथेरेपी दे दिया, रेडिएशन दे दिया, केमोथेरेपी दे दिया, बट फिर भी पर्सन को फिर से आपका कैंसर हो गया, तो हम क्या करते हैं, सैल्वेज में प्रोस्टेक्टोमी कर देते हैं पेशेंट का। प्लस हम क्या करते हैं, उसकी जो भी रेसिड्यूअल है, जो भी लेफ्ट आउट कैंसर सेल्स हैं, उसको भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेनली आपका एक बेसिक आइडिया हो गया सैल्वेज रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी का। मिनिमली इन्वेसिव रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, यहाँ पे काफी ही कम इन्वेसिव, बहुत ही कम इन्वेसिव वे में रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी रहता है, ठीक है, जहाँ पे ज्यादा टिपिकली कोई भी आपका ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रहता है। फिर लिम्फ नोड डाइसेक्शन, जब लिम्फ नोड भी अफेक्टेड रहता है, तो आप देखेंगे बहुत सारी जगह में रेडिकल पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी प्लस लिम्फ नोड डाइसेक्शन या पेल्विक, वी कैन से PLND जो है प्लस आपका प्रोस्टेक्टोमी रहता है।
PLND मतलब हो गया पेल्विक लिम्फ नोड डाइसेक्शन। तो आपके लिम्फ नोड भी निकाले जाते हैं, और डाइसेक्शन का मतलब कट आउट किया जाता है। क्रायो सर्जरी अब क्या हो गया, क्रायो सर्जरी मतलब फ्रीज कर देते हैं, जो भी ग्लैंड सेल्स हैं उसको हम फ्रीज आउट कर दे विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गन गैस हो गया। ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, जिसके वजह से विद द हेल्प ऑफ देम जिसको हम फ्रीज कर देते हैं अंडर -100 डिग्री फ़ारेनहीट या माइनस और -200 200 डिग्री फ़ारेनहीट फॉर 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, मेनली वही आपका क्रायो सर्जरी हो गया। Coming to nursing management, urinary retention related to obstruction of the urethra, loss of bladder muscle tone associated with hypertrophy of the bladder wall. Simple way में समझेंगे। पहले क्या करेंगे, एसेस करेंगे इनटेक आउटपुट। ठीक है, इनटेक आउटपुट एसेस करेंगे, फिर उनको हम एनकरेज करेंगे कि थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ी मूवमेंट करे, है ना, थोड़ा यूरिनरी एरिया का थोड़ा एक्सरसाइज करे, ये सब हम लोग एनकरेज करेंगे। फिर उनको हम बोलेंगे कि ज्यादा पानी ना पिए। एंड लास्ट थिंग जो हमारा ऑप्शन नहीं रहता वो है हम लोग यूरिनरी कैथेटर करेंगे। डेफिसिट नॉलेज में क्या हो गया, हम उनको पहले तो उनकी एसेस करेंगे उनकी नॉलेज, फिर हम लोग देखेंगे कोई लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज क्या है, उनका एजुकेशनल लेवल क्या है, उसके हिसाब से उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे। फिर उनको इंफॉर्मेशन भी देंगे कि ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है, ट्रीटमेंट के बाद प्रोग्नोसिस क्या है, या ट्रीटमेंट नहीं करने से भी क्या प्रोग्नोसिस रहता है, राइट। एक्यूट क्रोनिक पेन, अगर ये पेन है तो पहले तो हम PQRST देखेंगे, आपको तो पता ही होगा PQRST की पेन लेवल कैसा है। Q से हो गया आपकी क्वालिटी ऑफ पेन क्या है, R से हो गया रेडिएशन ऑफ पेन, एंड T से ड्यूरेशन ऑफ पेन। फिर विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल हम पेन मेजर करेंगे उनको। फिर हम एसेस करने के बाद एक नॉर्मल सा एनवायरनमेंट देंगे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देंगे। फिर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, एंड एट लास्ट वी हैव गॉट आवर एनाल्जेसिक्स। देन हाइपोथर्मिया बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि केमोथेरेपी से उसको देने के बाद जो पर्सन है काफी इम्यूनो कंप्रेस, उनकी जो इम्यून सिस्टम है काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा भी इन्फेक्शन उनको काफी हार्म कर सकते हैं। तो वही हम लोग मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है CBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, वो सब देखेंगे, WBC देखेंगे। उसके बाद एक क्लीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको एनकरेज करेंगे कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। फिर हम उनको बोलेंगे कोल्ड स्पॉन्जिंग दे सकते हैं, फिर एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक ये सब दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको एक बहुत ही जिस्ट में समझा दिया। कमिंग टू कॉम्प्लिकेशन, पेल्विक पेन, यूरिनरी रिटेंशन, इनकॉन्टिनेंस। रिटेंशन मतलब रह जाना, जो आपकी जो यूरिन है वो अच्छे से पास नहीं हुई है। और इनकॉन्टिनेंस का मतलब हो गया कि जो है आपकी यूरिन है वो इनवॉलेंट्री पास हो गया बट उस पर्सन को पता नहीं चल रहा। तो पता है ये क्या होता है, जब भी हम लोग सर्जरी करते हैं एटलीस्ट हम उस पेशेंट को बोलते हैं 40 एटलीस्ट 1-2 वीक्स के लिए हम यूरिनरी कैथेटर रखते हैं पेशेंट का, क्योंकि इनकॉन्टिनेंस हो सकता है और होता भी, इवन यूरिनरी कैथेटर निकालने के बाद भी वो इनकॉन्टिनेंस रहता है थोड़े दिन के लिए। तो आपका इनवॉलेंट्री पासिंग द यूरिन इज योर इनकॉन्टिनेंस, एंड रिटेंशन जो रिटेन हो जाता है, रह जाता है। फिर बोन मेटास्टेसिस है, आपका पेन हो सकता है क्योंकि वो इतना फ्रेजाइल हो जाता है, अगर आप थोड़ा भी पकड़ते हो उसको बहुत पेन रहता है। फ्रैक्चर हो सकता है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्टन हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाता है, एंड एट लास्ट हाइपर कैल्शियमिया, क्योंकि बोन अफेक्टेड है तो बोन से जो कैल्शियम रिलीज होता है उसके वजह से हाइपर कैल्शियमिया होता है पेशेंट का। ठीक है, हेल्थ, कमिंग टू द हेल्थ एजुकेशन, टीच पेशेंट एंड फैमिली हाउ टू मैनेज ड्रेनेज सिस्टम, मॉनिटर यूरिनरी आउटपुट। ठीक है, उनको हम टीच करेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम कैसे वो करें, उनकी जो यूरिनरी आउटपुट है वो कैसे मैनेज करें, वुंड केयर कैसे दें, क्योंकि घर लेके जाएंगे तो उनको हम लोग बताएंगे वुंड केयर कैसे करना। उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन भी लेंगे ताकि हम समझ पाए कि उन लोगों को समझ में आया है, वो करते भी हैं। ठीक है, उसके बाद कोई भी अब नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स हो गए, जैसे फीवर हो गया, काफी ब्लीडिंग हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो हम
बोलेंगे कि वो हमें आके रिपोर्ट करे। फिर पेरिनियल एक्सरसाइजेस जो भी रहते हैं ताकि यूरिनरी कंट्रोल रिगेन करे, वो सब भी हम लोग टीच करेंगे। फिर इंस्ट्रक्ट पेशेंट नॉट टू परफॉर्म वेलसेल्वा मैन्यूवर फॉर 6 to 8 weeks। ठीक है। फिर पेशेंट को हम लोग बोलेंगे कि ज्यादा लॉन्ग या कोई भी ज्यादा स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल वाली एक्सरसाइज ना करे जहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंथ की जरूरत है। फिर हम उनको बोलेंगे कोई भी बाहर की चीजें ना खाए, स्पाइसी फूड ये सब ना खाए जिसके आपका ब्लैडर डिस्कम्फर्टेबल हो सकता है। और उनको बोलेंगे कि फ्लूइड ज्यादा से ले ताकि हम लोग डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। जो भी वेरियस केमोथेरेपी देते हैं उसके लिए डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है। अभी तो सर्जरी हो गई, उसके बाद हम उनको बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए। देन कमिंग टू द समरी, हम एक बहुत ही जिस्ट में देखेंगे कि हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन पढ़ा है, फिर वेरियस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बाद एटोलॉजी पढ़ा है, फिर पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, उसके बाद हमने हेल्थ एजुकेशन देखा है। Now coming to the conclusion, prostate cancer is a relatively common malignancy in United States। ठीक है, तो ये एक काफी ही चैलेंज है और ये बहुत ही एक स्लो ग्रोइंग प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो नर्सेस को काफी केयरफुल होना है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, एंड दे शुड नो अबाउट प्रोस्टेट कैंसर, और अवेयरनेस भी होना चाहिए। जो मेनली अवेयरनेस का काम है वो हमारे नर्सेस का है। तो बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन रहना चाहिए हमारे नर्सेस का, ताकि वो अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करे या एजुकेशन प्रोवाइड करे रिगार्डिंग प्रोस्टेट कैंसर, ताकि जो है जल्दी स्क्रीनिंग से हम लोग डिटेक्ट कर पाए और हम सर्वाइवल रेट बचा पाए जो लोग प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हेल्प करेगी आपके एग्जाम टाइम में। अगर एग्जाम टाइम में आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके जो मैंने पॉइंट्स दिए, ये पॉइंट्स भी अगर आप एग्जाम्स में लिखते हैं आपको काफी हेल्प करेगा। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।